नेपाल में एक जिला लगता है, जिले का नाम है रसुबा। रसुबा जिले के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। गांव का नाम है उत्तर गया गांव पालिका 5 और यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम होता है कमल परियार। उम्र जिसकी लगभग 35 साल के आसपास होती है। उसने जंगल की तरफ देखता है। देखता क्या है कि वहां धुंध सी उठ रही है। उस धुंध को जानने की उसके अंदर उत्सुकता जग जाती है और जानने के लिए वो एक बड़े से विशाल से पेड़ पर चढ़ जाता है। और जैसे विशाल पेड़ पर चढ़ता है वो देखता क्या है कि जो त्रिशूल नदी है, त्रिशूल नदी में बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा है और उसके सामने जो भी वस्तु पड़ रही थी, चाहे पेड़ पौधे हों या फिर जानवर हो, जो भी था वो साथ साथ बहते चले आ रहे थे। उसने इससे पहले कि उस पेड़ से उतरने की कोशिश करता, उसने लोगों को मैसेज दिया, संदेश दिया कि बाढ़ आ रही है। लोग भी समझ जाते हैं और लोग भी इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब चाहे पालतू जानवर हो या इंसान हो, जिसे देखो वो इधर उधर भाग रहा है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कमल परियार जो होता है उस पेड़ पर ऐसा चिपक जाता है कि उसे उतरने का उसे अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। पानी का बहाव कुछ इतनी ज्यादा तेज होता है, इतना फास्ट होता है कि जिस पेड़ पर वो चढ़ा हुआ था वो पेड़ भी उस बहाव के साथ उखड़ जाता है। और जैसे उखड़ता है तो वो बहने लगता है। लेकिन बहते बहते वो पेड़ कुछ ज्यादा दूर नहीं गया था, वहीं पास में ही रुक जाता है। लेकिन उसने सोचा कि पानी का बहाव ज्यादा था, आसपास का जो एरिया था वो पानी से पूरी तरह से घिर चुका था। कह सकते हैं कि ये एक तरह की जल प्रलय थी। यानी कि इस प्रलय से बचने की उसने तमाम कोशिश की। उसने सोचा कि मैं इस पेड़ को पकड़ लूंगा तो शायद बच जाऊंगा। और उसने उस पेड़ को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि कोई सांप किसी पेड़ से लिपटा हुआ होता है, चिपटा हुआ होता है। आधे घंटे में उस जगह की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से समतल से जैसा हो जाता है। करीब करीब 30 फुट की ऊंचाई तक वो जो कीचड़ था, मलबा था, जमा हो जाता है। और जहां जो भी कुछ था सबका सब प्लेन था। घर थे वो भी दब जाते हैं, चाहे वो इंसान हो वो भी दब जाते हैं या फिर जानवर हो वो भी दब जाते हैं। जहां जहां तक ये की जहां से जैसे से कीचड़ बह रहा है वैसे वैसे समतल सा होता चला जाता है। उसके कुछ देर बाद पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अलर्ट जारी होने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हो जाता है और नेपाल की आर्मी हो या एपीएफ हो या फिर नेपाल की पुलिस हो, करीब करीब 5000 जवान लग जाते हैं ढूंढने में कि लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे ही बचाते बचाते पहुंच जाते हैं इसी उत्तर गया गांव पालिका 5 में। और वहां थोड़े से फासले के बाद पता चलता है कि बड़े विशाल पेड़ पेड़ पर जो कमल परियार होता है वो एकदम से चिपका हुआ है, जैसे सांप की तरह लिपटा हुआ है। उसको उसे छुटाने की कोशिश कर रहे थे और उसने जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है, शायद वो पेड़ से कुछ ऐसे ही लिपटा हुआ था। ये कोई अकेला नहीं है, बल्कि इसके जैसे करीब करीब 1500 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी ऐसी ही कहानियां बन चुकी हैं। उन 1500 लोगों का कोई अता नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ है। हालांकि पुलिस ने जो रेस्क्यू अभियान है, टीम जो चला है वहाँ पर काम कर रही हैं, उन्होंने लगभग 177 लोगों की लाशों को जरूर बरामद कर लिया है। लेकिन जो लाश बरामद कर रहे थे तो किसी का हाथ मिल रहा था तो किसी का सर मिल रहा था। कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है। यही नहीं, जो लोग गायब हैं, लापता हैं, जिनके बारे में कुछ आता पता नहीं चल पा रहा है, उसमें 500 लोग ऐसे भी हैं जिसमें भारत के भी लोग हैं, अमेरिका के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं। लेकिन उनका वो क्या है, किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है, उनके लगातार पता करने की कोशिश की जा रही है। और कमल परियार जैसे लोगों की ये कहानी बनती चली जा रही है। क्या हुआ था, वो जल प्रलय कैसे आया, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 26 अगस्त 2026 की सुबह 8:37 के आसपास का वक्त हो रहा था। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर 4.4 तीव्रता से एक भूकंप की झटकों को मापा गया था, आंका गया था और ये महसूस किए गए थे। अक्सर भूकंप आता ही जाता है, कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 4.4 का कोई बहुत बड़ा विशाल भूकंप के झटके नहीं होते। लेकिन उसने तिब्बत की सीमा के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा ग्लेशियर होता है, वो विशाल ग्लेशियर था, बड़ा पहाड़ था। इतना बड़ा पहाड़ था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ऊंचाई होती है जमीन से 17,000 फीट। 17,000 फीट की ऊंचाई थी और उसकी चौड़ाई थी 2,000 फीट। वो जो पूरा ग्लेशियर होता है, पहाड़ जैसा नुमा होता है, बर्फ उस पर होता है, वो एकदम से टूट कर गिर जाता है। और जैसे टूट कर वो गिरता है तो तिब्बत में नदी है, उस नदी का नाम है लहिंदे। लहिंदे नदी में जाकर वो गिर जाता है और जैसे गिरता है तो उसके बाद बर्फ पिघलना
शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनट लगते हैं, कह सकते हैं कि 3 मिनट लगते हैं। 8:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 8:40 पर जो पानी था, वो ग्लेशियर था और बर्फ का पानी था, वो बहना शुरू हो जाता है। जितनी तेजी के साथ वो बह रहा था, जाहिर सी बात है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, पानी ही एक दुनिया में ऐसा होता है जिसको रोकने की आप प्रयास करें, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। जैसे जैसे उसे रास्ता मिल रहा था, वैसे वैसे वो रास्ता बनाता हुआ आगे चल रहा था। अब उसके सामने जो भी टकरा रहा था, जो भी आ रहा था, उसको वो अपने साथ बहाता हुआ लेके चला जाता है। जो उसने तिब्बत में तबाही मचाई, तिब्बत में तबाही वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मचा पाता, लेकिन 3 लोग वहाँ के मारे जाते हैं। कई कई लोग ऐसे थे जो घायल हो जाते हैं। और जैसे उसने तिब्बत की सीमा को पार करके नेपाल की सीमा में वो एंट्री करता है, तो नेपाल की सीमा में अब ये नदी नदी लहंदे नहीं रहती है, बल्कि इस नदी का नाम अब बदलकर हो जाता है त्रिशूली नदी। त्रिशूली नदी हो जाता है। उसके सहायक नदियां भी होती हैं, उसमें भोटे काशी नदी भी होती है। और ये जो बड़ी ग्लेशियर, जो बड़ी मात्रा में पहाड़ था, जो बहुत विशाल पहाड़, वो पानी के रूप में आगे बहना शुरू हो जाता है। कंक्रीट हो, पत्थर हो, जो भी सामान था, पेड़ पौधे हो या जानवर हो या इंसान हो, सब बहते हुए चले जाते हैं। जो बहते हुए जा रहे थे, तो ये रसूबा जिला हो नेपाल का, या नुवाकोट जिला हो, या धुडिंग जिला हो, या गोरखा जिला हो, चितवन जिला हो, इन जिलों में जाता है, बहता रहता है पानी। ये जल प्रलय आ गई थी, और जल प्रलय आने के बाद तबाही मचाता हुआ निकल जाता है। चीन और नेपाल का एक व्यापारिक केंद्र है, और उस केंद्र का नाम है ग्योरोंग पोर्ट। ग्योरोंग पोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में जो चीन से सामान आता है नेपाल के लिए, वो वहां पर इकट्ठा होता है, और जो नेपाल से चीन के लिए जाता है, तो वहां इकट्ठा होता है। इकट्ठा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सामान का आदान प्रदान वहां पर होगा, आयात निर्यात होगा, तो वो पहले देख रेख के हिसाब से होगा। और देख रेख के हिसाब से अब चाहे वो उनके लिए गोदाम बने हुए हैं, कंटेनर खड़े हुए होते हैं, बड़ी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, लेकिन इन लोगों को संभलने का अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और त्रिशूल नदी में जिस तरह से बाढ़ आई हुई थी, ये भी उसकी चपेट में आ जाता है। और ये पोर्ट जब चपेट में आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गजट हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, वो सब बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर चाहे वो निर्यात किए जाने वाले कपड़े हों या आयात किए जाने वाले कपड़े हों या रेडीमेड्स गारमेंट्स हो, जो भी इस पोर्ट पर था, वो लगभग बताया जाता है कि 100% खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। भोटे काशी नदी और त्रिशूली नदी के किनारे जो बसे हुए गांव होते हैं या बाजार होते हैं, वो ऐसे बह जाते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। यानी कि प्रकृति का जो ये रूप था, जिसने भी अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा था, वो देखते ही रह जाता है और चीख पुकार मच जाती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो उस मलबे में, दलदल की तरह मलबा होता है, दबते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। 20-25 फुट की ऊंचाई तक वो ऐसे ही प्लान करता हुआ निकल जाता है। बाजार में चाहे सैकड़ों टन चावल हो, चीनी हो, दालें हो, आटा हो, ये सब बर्बाद के कगार पे पहुंच जाता है। हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने जब देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज है, तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो ऊंचाई पे जाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा ही एक वीडियो होता है जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। एक लड़का जिसके हाथ में मोबाइल होता है, दूसरा लड़का जो खड़ा हुआ है अपने ही साथी से कहता है कि फोटो खींचना, थोड़ा बढ़िया सा फोटो खींचना। वो बढ़िया से फोटो खींचने की बात कर रहा है, एक छोटे से पुल पे वो खड़ा हुआ था। वो देखता क्या है कि पीछे से बहुत तेजी के साथ पानी आ रहा है। अब उसने अपने साथी से कहा कि भगो, लेकिन वो फोटो नहीं खींच रहा था, बल्कि वीडियो बन रहा था। और जैसे वीडियो होता है, वो वैसे ही मोबाइल वो भाग रहा है और वीडियो बनता चला जाता है। वो लड़का, दोनों मोटरसाइकिल बैठते हैं और उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम इस सड़क के रास्ते से भागते चले जाएंगे तो शायद ठीक रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो तब हैरानी में पड़ जाते हैं, जो नदी होती है, उस नदी से पानी का अब जो बहाव था वो ऊपर आने लगता है। और जैसे वो ऊपर आने लगता है, तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऊंचाई पे जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। जो ऊंचाई पर चला गया वो तो बच जाता है, और जो वहीं फंसा हुआ रह जाता है वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। 35 ऐसे पक्के पुल होते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं, जैसे आप अपने शहरों में
देखते होंगे इस तरह के पुल जो होते हैं या जहाँ पर नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, 35 पुल होते हैं जो ऐसे बह जाते हैं जैसे क्या उनका कोई वजूद ही नहीं है। वहाँ उस जगहों पर 45 ऐसे लोहे के झूले होते हैं जो एक गांव से दूसरे या एक शहर से दूसरे शहर को नदी के ऊपर पार होते हुए झूले जो होते हैं, 45 के 45 झूले वो भी बह जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं, उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाता है। यही नहीं, 9 से 12 हाइड्रो स्किल होते हैं जो परियोजना की पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। 40 किलोमीटर का एक हाईवे होता है, वो हाईवे को अगर किसी ने देखा होगा या वहाँ मौके पर होंगे तो फिर अब वहाँ जाकर अगर देखेंगे तो 40 किलोमीटर तक वो हाईवे ही नहीं है, गायब हो चुका है। उसकी मिट्टी भी नहीं है, उसके कोई अंश नहीं है, उसके कोई कंक्रीट भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर तक आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो खंबे लगाए जाते हैं, लाइनें बिछाई जाती हैं, तो वो लाइनें भी नहीं है, वो खंबे भी नहीं है। और जो ये थोड़े बहुत नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक इस बात का असर देखने को मिलता है। बिजली के खंबे, ट्रांसफार्मर वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। चितवन एक जिला जो लगता है जिसका मैंने नाम पहले भी लिया है क्योंकि चितवन में इसका असर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों के साथ साथ चाहे वो गाय भैंस पलने वाली बात हो या बकरियां हो या फिर मुर्गी का फार्म हो, लेकिन जब यहाँ बाढ़ का पानी जब इधर की तरफ आता है तो पता चलता है कि जो खेती होती है, सब्जियां होती हैं, वो कीचड़ से पूरी तरह से सन जाती हैं और जानवर इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जो जानवर खूंटे से बंधे हुए थे या फिर जो फंसे हुए थे, जो कैद में थे, यानी कि वो घरों में थे, वो वहीं के वहीं उसमें दफन हो जाते हैं, उनकी पूरी तरह से कब्र बन जाती है। ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें हाथियों का जो बेड़ा होता है, कुनबा कह सकते हैं, या 2 हाथी, 3 हाथी, 4 हाथी, जो जंगली हाथी होते हैं, वो भी पानी के साथ बहते चले जाते हैं। जहां जहां रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, ऐसे हाथियों को भी बचाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे ही कैलाश मानसरोवर रूट हो या फिर ट्रैकिंग के इलाके हों, क्योंकि ये इलाके बड़े ही खूबसूरत होते हैं। इन खूबसूरत इलाकों में पूरी दुनिया के लोग जाते हैं घूमने के लिए, और घूमने के जाने के बाद ट्रैकिंग करते हैं तो पता चलता है कि उन जगहों पर रुकने के लिए होटल बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और गेस्ट हाउस और होटलों की जो स्थिति होती है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो लोगों को बताते हैं, तो पता चलता है कि दर्जनों गेस्ट हाउस का नामो निशान ही पूरी तरह से मिट जाता है, होटलों का नामो निशान ही पूरी तरह से मिट जाता है। उनके अंदर जो सामान रखा होता उनका भी नामो निशान पूरी तरह से मिट जाता है। निर्माणाधीन पुल जो होते हैं, जगह जगह आप देखते होंगे कि सड़कों पर काम चल रहा है, पुलों पर काम चल रहा है, बांधों पर काम चल रहा है, उस पर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो भी गायब हो जाते हैं, यानी कि पानी के साथ बह जाते हैं या फिर मलबे में, उस कचरे में दब जाते हैं। अब चाहे टरबाइन हो, जनरेटर हो या फिर मशीनें हो, मलबे में दब जाती हैं। बुलडोजर मशीन हो, क्रेशिंग मशीन हो, ट्रक हो, डंपर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, इसी तरह से उनकी हालत भी ऐसी हो जाती है। और जो होटलों के सामने या मार्केट में जहां जहां उस पानी का असर था, उस बाढ़ का असर था, एसयूवी बसें हों या गाड़ियां हों या फिर कुछ भी हो, जो भी था चपेट माता चला जाता है और संख्या पहुंच जाती है हजारों की तादाद में। ऐसे हजारों की तादाद पहुंच जाती है। करीब करीब ये कई घंटे तक स्थिति बनी रहती है और कई घंटे के बाद फिर रेस्क्यू अभियान शुरू हो जाता है। और जैसे रेस्क्यू अभियान शुरू होता है तो एक एक करके गिनती करना शुरू कर देते हैं। जो लाशें मिल रही थी, कोई तो कहीं टंगा हुआ है, कोई बिल्डिंग पर टंगा हुआ है, तो कोई पेड़ पर टंगा हुआ है, कोई पेड़ से चिपका हुआ है, तो कोई इस तरह से जो लोग थे, जो फंस जाता है वो फंस जाता है, और फंस जाता है तो फिर मर जाता है। करीब करीब 177 लोगों की लाशों को चिन्हित किया गया, उन्हें निकाला गया। निकालने के साथ साथ वहां ऑफिशियल रूप से घोषणा की जाती है कि 823 लोग गुम होने की। किसी ने बताया कि मेरे माँ गायब है, किसी ने बताया मेरा बेटा गायब हो चुका है, किसी ने बाप के बारे में सूचना दी, किसी ने दोस्तों के बारे में सूचना दी। इस तरह से ऑफिशियल जो डाटा बताता है वो लगभग 823 लोगों का बताता है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जाता है करीब 1300 से 1500 लोग हैं जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। इनमें से करीब 500 लोग ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, जो नेपाल में उस वक्त घूमने के लिए आए थे, पर्यटक थे। उसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है भारतीयों की। भारतीयों की संख्या होती है 177 भारतीय हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अमेरिका के लगभग 63 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 34 लोग हैं, कनाडा के लगभग 25 लोग हैं,
और इन देशों के सहित और लगभग 25 ऐसे देश हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, नीदरलैंड सहित 25 देशों के लोग हैं जो उस पिरले में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। हालांकि उनको तलाश करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, चाहे नेपाल की आर्मी हो, एपीएफ हो, नेपाल की पुलिस हो, मेडिकल टीम हो। इस तरह से वो तो खैर कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन भारत ने भी ऐलान कर दिया कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की हमें मदद चाहिए, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री भी जगह जगह जाके जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उधर चीन ने भी मदद के लिए एकदम हाथ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और भारत की तरफ से 37 टन लगभग राहत सामग्री वहां पर पहुंचा भी दी गई है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके, लोगों को मदद मिल सके। और ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पिरले ने, जो जल पिरले वो आई थी, ग्लेशियर के टूटने से, बिखरने से जो वहां पर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन किसी के घर का अगर कोई सदस्य चला जाता है उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसी लाशों के ढेर जहां जहां तहां फंसे हुए थे। एक दृश्य ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बचाव दल होता है वो जा रहा है, वो देखते क्या है कि एक इंसान का पैर है जो घुटने से नीचे थोड़ा सा हिस्से से अलग हुआ पड़ा था। ऐसे ही लोगों को जब चोट लगती है, चोट लगने के साथ साथ उनके शरीर के चीथड़े भी उड़ जाते हैं। लेकिन क्यों उड़ते हैं? ये सिर्फ टकराने की वजह से। जब एक दूसरी चीज़ों से टकराते हैं, जैसे जो बिल्डिंग की बिल्डिंग उसमें बह जाती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान का तो खैर क्या वजूद होगा जब ये बड़े बड़े पुल ना रहे। तो ऐसी स्थिति में जब ये नदी का मैं जो भी चपेट में आ रहा था, सामान बह के जा रहा था, तो इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शक्ल सूरत बड़ी अजीब किस्म की होती है, जिनको ऐसे वक्त में सिर्फ फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। तो ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही थी कि लोगों ने जो गैस के सिलेंडर हैं या कुछ सामान बहता हुआ आ रहा है तो उसको भी अपने कब्जे में लेकर घर में भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि आज लूट का बहुत ही शानदार अवसर मिला है, मौका मिला है, चलो लूट लेते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किसी का घर उजड़ने के बाद जो सामान आया है वो तुम लूट का सामान अपने घर लेके जाओगे, तुम्हें वो हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर जो इसमें गायब हुआ था। अगर ये तिब्बत में ये जो नदी है उसे लहंदे के नाम से जाना जाता है, और जब ये नदी नेपाल में बहती है तो इसको त्रिशूली नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये नदी जब भारत में आती है तो इस नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंडक नदी जिन जिन जिलों से, या खासकर भारत के बिहार प्रदेश में जो जिले लगते हैं, उन जिलों से जो बहती हुई जा रही है, तो उन जिलों को अलर्ट कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि स्थिति थोड़ी गंभीर पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और यहाँ की सरकार ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर को अलर्ट कर दिया, एक संदेश दे दिया। संदेश देने के बाद कहा कि पानी का बहाव बहुत तेज हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और यही नहीं, पश्चिम चंपारण के लगभग 5,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको नदी के किनारे से हटाकर बिल्कुल अलग ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से 26 अगस्त 2026 को ये जल प्रलय आई थी, लेकिन इस जल प्रलय की डेंसिटी कह सकते हैं या क्षमता कह सकते हैं, ये उतनी नहीं थी जितनी इससे पहले आ चुकी थी। पहले की अगर हम बात करें तो ये 19 और 20 जुलाई 1993 की बात है। नेपाल के मध्य पूर्वी में सरलाही एक जगह लगती है, रोतहट एक जगह लगती है, मकवानपुर एक जगह लगती है, धड़िंग जगह लगती है। वहां पर 24 घंटे लगातार बारिश पड़ती रहती है। इतनी बारिश पड़ती है कि उस बारिश का जो आकलन किया जाता है 540 मिलीलीटर के हिसाब से किया जाता है। और उसकी वजह से जो बारिश होती है तो उसमें तूफान भी होता है, उसमें पानी भी होता है, और उसकी चपेट में आने की वजह से सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1300 लोगों की मौत हुई थी उसमें। साल 1993 की बात है, जुलाई का वो महीना था। लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो उस प्रलय में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन इससे भी बड़ा प्रलय आया था 25 अप्रैल 2015 को। नेपाल के जो आधुनिक इतिहास की अगर बात करें
तो ये शायद सबसे विशाल प्राकृतिक आपदा थी। ये 25 अप्रैल 2015 की सुबह लगभग 11:56 के आसपास का वक्त हो रहा था। 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आ जाता है, और जैसे भूकंप आता है तो उसके बाद इस भूकंप का नाम रखा जाता है गोरखा भूकंप। और गोरखा भूकंप में 8,962 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 22,000 से लोग लगभग घायल हो जाते हैं। वो भी ऐसे वैसे नहीं, गंभीर रूप से, किसी का हाथ गायब तो किसी का पैर गायब, कुछ इस तरह से, जिनको जिंदगी भर जब तक वो जिएंगे तब तक वो गम के साथ जिएंगे। उसमें मरने वालों में 78 लोग भारत के भी थे, चीन तिब्बत के लगभग 27 लोग थे, बांग्लादेश के 4 लोग थे, और 80 लाख लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। ऐसा बताया जाता है, आंकड़े बताते हैं कि 5 लाख घर ऐसे थे जो इस तीव्रता में जो भूकंप आया था उसमें बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 8 लाख घर ऐसे होते हैं जिनमें दरारें पड़ जाती हैं या फिर वो झुक जाते हैं, लेकिन रहने वाली स्थिति में वो भी नहीं रहते। इसमें ये भी बताया जाता है कि 19 या 22 की संख्या रही होगी जो पर्वतारोही, बहुत से लोग जो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं चढ़ने के लिए, वो मारे जाते हैं। और लगभग टोटल मिला के 300 ऐसे विदेशी नागरिक थे जो कि ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए थे, वो भी इस भूकंप में, यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, मारे जाते हैं। फिलहाल नेपाल को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत सारी राहत सामग्री की ज़रूरत है, नेपाल को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। कई देशों ने आगे हाथ भी बढ़ा दिया है, मदद भी कर रहे हैं, मदद भी हो रही है, और बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। जो लोग फंस गए हैं, वो अपने, जिनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुरक्षित मिल जाएं। हम भी यही दुआ करेंगे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इंसानों द्वारा जो किसी तरह की प्रलय होती है, शायद एक बार को उससे बचने की कोशिश हो सकती है, बचा जा सकता है, लेकिन जब प्राकृतिक अपना रूप गुस्से वाला करती है, रुद्र रूप लेके आती है, तब शायद उसके बचाव के लिए, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि प्रकृति को हम किसी न किसी रूप में तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, कभी नए नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर, कभी नए निर्माण के नाम पर, तो कहीं डेवलपमेंट के नाम पर। इसलिए जब प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति तो अपना गुस्सा दिखाएगी ही। ऐसे ही जाते जाते आज अंजुम है, आज इनका जन्मदिन है। अंजुम को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सर्वेश यादव, जयपाल सिंह रोहतास, रामनिवास, प्रमोद, यश, धर्मेंद्र, ज्ञानेंद्र राजपूत, मोहम्मद अलाउद्दीन, सत्येंद्र कुमार संघवी, मुजीब गहलोत देशवाली, दीपक यादव, आसिफ खान, फिरोज सलमानी, अनकाश पांडे, सोनू, सिकंदर अली, रंजीत चौहान, दिलीप लकड़ा, अबरार खान, अतुल कुमार, ब्रजेश कुमार दुबे, अनिल यादव, अयूब अंसारी, अशोक कुमार जैन, मुकेश कुमार, रामपाल, राधा सिंह, फहद, हैप्पी, इनकी बहन है ये अंजुम, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।